रेस्क्यू करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, मगर पटना और बिहार की स्थिति नहीं बदली है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। वो जब लोग तड़प रहे थे सुई दवाई और इलाज के बिना और अस्पताल के बिना, लोग जब मर रहे थे इस कोविड के महामारी में, तो आप फार्म हाउस पे हॉलीडे मना रहे। जब जब बिहार संकट में आया और आपदा विपदा का समय आया, नेता प्रतिपक्ष हमेशा गायब रहे। तो जब आप लोगों के दुख सुख में नहीं साथ रह सकते हैं तो आप किस बात का नेता हैं? गांधी जी को कहते हैं कि आप आ जाइए, कभी सानी जी को आप कह रहे हैं कि आ जाइए, अभी रामविलास जी के पुत्र चिराग जी को कह रहे हैं कि आ जाइए। तो ये बेचैनी लोगों को साथ लेने का जो है वो केवल और केवल सत्ता का ललक है। इन दिनों पर दो युवाओं को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। पप्पू यादव इस बीच में माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लोगों की सेवा करके, लेकिन अचानक से जिस तरीके से जेल गया और उसके बाद जिस तरीके से जाप के अंदर या फिर बिहार के एक आम इंसान के अंदर जिस तरीके से गुस्सा है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। बात करेंगे कि बिहार में भविष्य क्या दिख रहा है, क्या चिराग और तेजस्वी साथ आएंगे, पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी, इन तमाम चीज़ों पर। लेकिन बड़ी बात शुरुआत इस बात से कि पटना आज डूब गया है। सरकार के तमाम दावे थे, दावों की कलई खुल गई है। पटना में डिप्टी सीएम के घर से लेकर के विधानसभा तक आम लोगों के मोहल्ले घर सब कुछ डूब चुके हैं बस 5 घंटे की बारिश में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त जाप के युवा नेता हैं शाहान परवेज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन पे। क्योंकि शाहान भाई, क्योंकि आप पटना के हैं और पटना की ही शुरुआत कर रहे हैं हम आज बातचीत में। पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे थे, डिप्टी सीएम कह रहे थे, बिहार के नगर निगम कह रहा था कि डूबने नहीं देंगे, लेकिन तस्वीर क्या थी पटना में सुबह सवेरे आपने भी खूब देखी होगी। देखिए, ये एक बिहारी होने के नाते ये बड़ा शर्मसार बात है कि पटना में और बिहार में विगत 15-16 सालों से तथाकथित डबल इंजन की सरकार चली आ रही है और जिस प्रदेश का राजधानी सुरक्षित नहीं है, 2-4 घंटा की बारिश के बाद बाढ़ नहीं इसको बोल सकते हैं रोहित जी आप, ये जल जमाव है। जल जमाव से अगर डूब जाए, और जनता का तो छोड़ दीजिए, जब विधानसभा आप नहीं बचा पाए, और पिछली बार भी आपको याद होगा कि पिछली बार जब जल जमाव की स्थिति बनी तो तब के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का भी रेस्क्यू हम लोगों ने किया, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने किया। और आज भी स्थिति लगता है कुछ कमोबेश वैसे ही बनी हुई है कि दोबारा हमें लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी का रेस्क्यू करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकार बदल गई है, मगर पटना और बिहार की स्थिति नहीं बदली है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तेजस्वी यादव लेकिन पहुंच गए अपने इलाके में, राघोपुर का दियरा का इलाका। 2-2.5 महीने तक बिहार में थे नहीं, कल पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर के उन इलाकों का विकास नहीं कर रहे हैं, उस इलाके का जहाँ पर बिहार, जिस इलाके से कई मुख्यमंत्री बिहार को मिले हों। तेजस्वी यादव का पूरा परिवार उस इलाके से जीत कर आता रहा, उस इलाके की सड़क से लेकर के सब कुछ बदहाल है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। देखिए, जिम्मेदारी तो कहीं न कहीं जो आज नेता विपक्ष के हैं उनकी बनती थी। विपक्ष के नेता ही जब गायब रहेंगे तो सवाल कौन खड़ा करेगा? अगर विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बिहार के अंदर निभाने का काम किया, वो काम तेजस्वी यादव जी को करना चाहिए था। मगर तेजस्वी यादव जी जनता का दुख सुख और इन चीज़ों से कोई मतलब उनको नहीं है। वो जब लोग तड़प रहे थे सुई दवाई और इलाज के बिना और अस्पताल के बिना, लोग जब मर रहे थे इस कोविड के महामारी में, तो आप फार्म हाउस पे हॉलीडे मना रहे थे। तो अचानक से आप नींद से जगेंगे और कहें कि हम नेता हैं और हम बिहार को बदलने आए हैं, तो बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जल कटाव, अभी बाढ़ नहीं आया है, कटाव की स्थिति बन रही है राघोपुर में, बनती रहती है हमेशा से। आपका पैतृक सीट रहा है, वो समस्या 40 सालों में 25 सालों में आपने नहीं संभाल पाया, तो आज आप 4 दिनों में इस पे संभालने की बात कैसे कर रहे हैं? दूसरी चीज़ है कि कटाव से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब लोग कोविड में मर रहे थे तो कटाव से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप उन लोगों का जाकर हालचाल लेते। और तेजस्वी यादव जी, एक बात बता दीजिए आपके राघोपुर में क्या आपके पास आंकड़ा है कि कितने लोगों की कोविड से मौत हुई? ये काम हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद भी जन अधिकार के लोगों ने राघोपुर के अंदर जाकर कोविड हेल्प सेंटर खोला और वहाँ के लोगों का इलाज कराया, जाँच कराया। और मैं तो दावा करता हूं कि विपक्ष के नेता के पास में तो आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है वहां पर और कितने लोगों का इलाज हुआ है।
और कितने लोगों का निधन हो चुका है कोविड की वजह से। तो राजनीति हवा हवाई नहीं चल सकती है। ये बिहार है, बिहार हमेशा से राजनीति के मामले में बड़ी परिपूर्ण एक राज्य रहा है। बिहार ने देश को राजनीति सिखाया है और आप ऐसे हवा हवाई नेता से बिहार की राजनीति नहीं चल सकती। शान भाई, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम बिहार चला लेंगे, नीतीश कुमार से चल नहीं रहा, थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनको कुर्सी छोड़ना चाहिए, उनको ये तक कह रहे हैं कि हम इतने कैपेबल हैं कि बिहार चला लेंगे। देखिए, आप तो एक आंकड़ा आपके साथ है कि आपको तो लोग देखा, जब आपको पिछले सरकार में दिया गया और इस सरकार में भी आपको दिया गया, आप हमेशा जब जब बिहार संकट में रहा, आप सरकार में नहीं थे, आप विपक्ष में थे। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है रोहित जी, इस बात को समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। जब जब बिहार संकट में आया और आपदा विपदा का समय आया, नेता प्रतिपक्ष हमेशा गायब रहे। तो जब आप लोगों के दुख सुख में नहीं साथ रह सकते हैं तो आप किस बात का नेता हैं? आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं इसलिए हम आपको नेता मान लें और पूरा बिहार आपको नेता मान ले, तो ये संभव नहीं है। अब ये लोगों को समझ में भी आने लगा है। एक दो बार इनको उनके पिताजी का चूँकि एक बहुत बड़ा राजनीति में बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड के बल पे ये जीत कर आ गए हैं। और इनका पिछला इलेक्शन भी जो इन्होंने अभी 2020 का इलेक्शन जीता है, ये संभव नहीं था बिना चिराग पासवान जी के वहाँ जीतते। क्योंकि मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी ने जेडीयू के अगेंस्ट में तो कैंडिडेट अपना दिया ही था, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में भी 6 सीट पर कैंडिडेट दिया था। तो राघोपुर भी उसमें से एक सीट है और जीत का अंतर जितना है आप एक बार उठाकर देख लीजिए कि तेजस्वी यादव जी कितने मार्जिन से जीते हैं और लोजपा कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। तो आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव बिना चिराग पासवान के सहायता के ना 70 सीट पे पहुंच सकते थे और ना अपनी सीट बचा सकते थे। और दूसरा कि आप सबको साथ लेने की बात कहते हैं और सब लोगों ने आपका साथ भी दिया है, लालू यादव जी से लेकर आज तक अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने आपका हमेशा साथ दिया है। मगर आपने किसका साथ दिया है? कोई उदाहरण अगर आपके पास है तो बता दीजिए। जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का उपेक्षा किया गया राजद में और उनके मौत के बाद भी तेजस्वी यादव जी इतने अहंकार में कि उनके अभी तक उनके घर नहीं जा सके मिलने और ना उनको फ़ोन किया। तो अगर तेजस्वी यादव जी को ये अहंकार हो गया है कि उनका कद आज के समय में शहाबुद्दीन साहब से बड़ा हो गया है, तो हम अल्पसंख्यक उनको बता देंगे कि उनकी सही और उनको सही सबक सिखा देंगे। दूसरी चीज़ है कि अभी बहुत बेचैन भी दिख रहे हैं। कभी मांझी जी को कहते हैं कि आप आ जाइए, कभी सानी जी को आप कह रहे हैं कि आ जाइए, अभी रामविलास जी के पुत्र चिराग जी को कह रहे हैं कि आ जाइए। तो ये बेचैनी लोगों को साथ लेने का जो है वो केवल और केवल सत्ता का ललक है। आप तय कर लीजिए कि मुख्यमंत्री आपके बाद कोई दूसरा होगा तो फिर हम सब तैयार हो जाते हैं, हम भी आपका समर्थन करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप तो किसी का भी साथ नहीं न दिए हैं। आप मांझी जी तो आपके साथ थे, मुकेश सहनी जी आपके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा जी आपके साथ थे और कभी चिराग पासवान जी भी और उनके पिताजी भी आरजेडी का साथ दिया उन्होंने। तो आपसे अलग लोग क्यों हुआ? आज लोग अलग है तो क्यों अलग है? क्योंकि आपने निश्चित रूप से अहंकार में जी रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि 72 सीट कोई जादू की छड़ी थी उनके पास जिसकी वजह से, हाँ 75 सीट कोई जादू की छड़ी थी उसकी वजह से उनके पास आ गई है। बट ऐसा नहीं है। आप 40 सालों में माय समीकरण के नाम पे मुसलमानों का पूर्ण रूप से शोषण किया और मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। आज मुसलमानों को आप समझिए कि कितना टिकट दिया है राजद ने, मुसलमानों की आबादी क्या है और मुसलमानों को कितना टिकट दिया है राजद ने। लेकिन मुसलमान तो छोड़ने को भी तैयार नहीं ना तेजस्वी यादव आरजेडी को। कौन बोला ये बात आपको? कहाँ छोड़ पा रहे हैं? ये 30 साल से तो वही दिख रहा है। अभी 30 साल से दिख रहा था ना। 30 साल से मुसलमानों ने लालू यादव जी को वोट किया है, तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया। मुसलमानों के नेता तेजस्वी नहीं है, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं हो सकते। आप एक चीज़ और समझिए ना, अभी के युवा पीढ़ी को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। जब आप इतिहास में, राजनीति के इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जयप्रकाश जी का आंदोलन किस बेसिस पे और किसके विरोध में खड़ा हुआ। जयप्रकाश जी का आंदोलन किस बेसिस पे खड़ा हुआ और किसके विरोध में खड़ा हुआ, वो ये आज के युवाओं को समझना पड़ेगा। और शायद ये बात तेजस्वी यादव जी को भी नहीं पता है, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ आपको। तो जयप्रकाश जी का आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। और इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों था? इंदिरा गांधी के खिलाफ इसलिए था कि परिवारवाद का विरोध जयप्रकाश जी ने और लोहिया जी ने किया था, क्योंकि परिवारवाद कांग्रेस के अंदर चला आ रहा था। उस परिवारवाद का विरोध करके जयप्रकाश जी ने एक बड़ा आंदोलन, मिसाल खड़ा कर दिया राजनीति में कि वो आंदोलन खड़ा करके और सत्ता को चुनौती देकर सत्ता गिरा दी। वो आज उसी आंदोलन से निकले हुए नेता लालू यादव जी भी हैं
तो आज जब आप परिवारवाद का विरोध करके सर सत्ता में आए और राजनीति सीखा आपने, फिर आपने परिवारवाद में अपनी पार्टी को क्यों झोंक दिया? आज वो जयप्रकाश जी को जो आइडियल मानता है वो फिर से तो वही सवाल कर रहे हैं ना 40 साल के बाद, कि जिस आरजेडी का जन्म परिवारवाद के विरोध के नाम पे हुआ, आज उसी आरजेडी में परिवारवाद का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको जानने में तो आपको मतलब मुसलमानों को इसको समझने में तो बहुत वक्त लग गया ना, 30 साल लग गया आपको। सीमांचल का इलाका पिछड़ा आज भी है, लालू के वक्त में भी था, लगातार एक मुश्त वोट पड़ता रहा, पिछले चुनाव में भी लगभग एक मुश्त वोट पड़ा, विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है बिहार में ओवैसी की पार्टी को छोड़ दें अगर तो मतलब कहीं ना कहीं आप तो मतलब उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, जो रास्ता लालू यादव जिस तरफ से आपको एक तरीके से बांध की जिधर से घींचते चले गए, तेजस्वी यादव के हाथ में डाल दी, आप उस तरफ आज भी हैं। नहीं देखिए रोहित जी, मैं इसमें बहुत स्पष्ट बता दूं कि लालू यादव जी को हम लोग आज भी नेता मानते हैं। मेरा लालू यादव जी से कोई वो नहीं है, मैं उनको आज बहुत सम्मान करता हूँ। और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी भी लालू यादव जी को नेता मानते हैं। उन्होंने उनकी एक उपलब्धि है, मगर आप कौन सी उपलब्धि के आधार पर तेजस्वी यादव को नेता बना रहे हैं बिहार के अंदर, ये मैं मीडिया कर्मियों से भी पूछना चाहता हूँ और बिहार की जनता से भी पूछना चाहता हूँ। कोई उपलब्धि हो तो बताइए। हम लोगों की उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने लगातार लोगों का सेवा किया, हमको वोट मिला ना मिला हमने कभी उसकी चिंता नहीं की। तो जब आप लोगों की सेवा नहीं करेंगे, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, तो आप कैसे हवाई नेता बन जाएंगे? और फिर वही बात कि जिस आंदोलन से लोग निकले और आज फिर उसी चीज़ों को दोहरा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों में, तो इसका तो विरोध होना चाहिए ना। लेकिन नीतीश कुमार तो ये नहीं कर रहे हैं ना, फिर नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं दे रहे आप लोग? देखिए, सरकार अगर कहीं कुछ गलत कर रही तो सवाल तो करना बनता है ना, हम किसका साथ दे रहे हैं किसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आज पटना बाढ़ में डूब जा रहा है फिर से, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और हर एक बिहारी के लिए और शायद नीतीश कुमार जी के लिए भी। अगर पटना का स्थान गंदगी में ऊपर के पायदान, सबसे नीचे के पायदान पे, सबसे ऊपर के पायदान पे आता है कि बहुत गंदा शहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, तो ये आपके लिए भी शर्म की बात है, हमारे लिए भी शर्म की बात है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शर्म की बात है। मगर आप समझिए ना कि जिसके साथ मुख्यमंत्री जी सत्ता चला रहे हैं वो कौन लोग हैं। मुख्यमंत्री जी को शायद ये समझना पड़ेगा कि 15 साल जो डबल इंजन की सरकार कह के आपने सरकार चलाई है, आपकी खुद की उत्पत्ति एक समाजवाद विचारधारा से है और समाजवाद और संघ की विचारधारा एक कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री जी कई बार ये बोलते हैं हमारा पुराना संबंध है भाजपा से, तो ये तो समझ से परे वाली बात है कि समाजवाद तो हमेशा संघवाद का विरोध करता रहा है, तो फिर समाजवाद और संघवाद एक तरफ कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी अब ये बात समझना पड़ेगा कि उनकी अपनी छवि खराब हो रही है भाजपा के साथ और स्वतंत्र रूप से उनको अब जिम्मेदारी बिहार की लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज तो अड़चन आ रही है, अड़चन ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं या हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। आपने भी देखा होगा भाजपा के ही कई साथियों ने जेडीयू पे निशाना साधा और जेडीयू के कई साथियों ने भाजपा पे निशाना साधा, तो इसका भी मतलब है कि अंदर में तालमेल ही नहीं सही है, तो आप विकास और डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। लेकिन शायद भाई, क्योंकि आप कह रहे नीतीश कुमार को अलग आना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि बिहार में अलग कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, ना वो तेजस्वी बनाने में कैपेबल है, इसलिए शायद 5 पार्टियों को लेकर के उन्होंने महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार भी नहीं है, 4 पार्टियाँ उनके साथ भी शामिल हैं और वो पप्पू यादव भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रास्ता तो गठबंधन के ही रास्ते जाएगा ना। फिर देखिए, शायद नया समीकरण तो बन सकता है ना, क्या 30 साल पुराना घिसा पिटा समीकरण तो शायद आज बदल सकता है। आज मुसलमानों को एक बड़ा विकल्प चाहिए, मुसलमान मजबूरी में, मुसलमानों को 30 साल तक डरा के रखा गया ना कि भाजपा आपका गला काट देगी इसलिए आप आरजेडी को वोट दीजिए। नीतीश कुमार जी ये तय कर लें कि अगर आप भाजपा के साथ होते हैं तो मुसलमानों के लिए क्या विकल्प है, वो तो मजबूरी में आरजेडी के साथ है ना, कोई शौक से थोड़ी आरजेडी के साथ है। तो ये बात आपको भी समझना चाहिए और आप उससे बाहर निकलिए, आपके पास भी अपना वोट बैंक है, आप उससे बाहर निकलिए। पप्पू यादव वो लीडरशिप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि पप्पू यादव जब भी कोई फंड बनाने की कोशिश करते हैं कामयाब नहीं होते हैं। ओवैसी को भी लाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया पिछले चुनाव में भी, अभी भी कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। देखिए, कामयाब आदमी कब होगा इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। प्रयास करना चाहिए और प्रयास हम लोग करते रहेंगे। हमको एक बहुत महान व्यक्ति का एक उदाहरण देते हैं कि सिकंदर जो विश्व विजेता रहा, उसने भी कई बार पराजय उसका सामना करना पड़ा, मगर हिम्मत और हौसला आज भी हमारे नेता पप्पू यादव जी का बरकरार है
और जिस तरह से षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डालकर उनका मनोबल तोड़ने का कोशिश किया गया और जन अधिकार के लोगों को बेसहारा करने का कोशिश किया गया, तो हम लोग तो उससे डरे नहीं ना। आपको बेहतर कौन लगता है, तेजस्वी यादव बेहतर लगते हैं भविष्य के लिए, या जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बेहतर लगते हैं, या आपको लगता है कि तीसरा कुछ होना चाहिए? देखिए, समय की तो मांग है कि कुछ ना कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आप एक बात रोहित जी समझिए कि बिहार का इतिहास रहा है कि 15 साल के बाद किसी भी नेता की सरकार नहीं बची है। लालू यादव जी, जब हम लोग छोटे थे तो लालू यादव जी को बिहार का चेहरा माना जाता था। अगर आप कहीं दूसरे राज्य में जाया करते होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार का मतलब लालू यादव। तो लालू यादव जी भी अपना सत्ता 15 साल के बाद नहीं बचा पाए। तो एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी 2020 के विधानसभा इलेक्शन में, और उस एंटी इनकम्बेंसी को भी आप अगर इनकैश नहीं कर पाए तो गलती और कमी आपकी है। अगर आपके जगह पे कोई दूसरा होता तो वो कैश कर जाता, डेफिनेटली कैश कर जाता। और ये बात अब पूरी बिहार समझ चुकी है कि जिस व्यक्ति को हम लोग नेता मान रहे हैं वो व्यक्ति एक्चुअली नेता नहीं है, वो हवाई व्यक्ति है, एक चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति है जो सौभाग्य से राजनीति में आ गया है और वो राजनीति कर रहा है। चिराग को क्या करना चाहिए? चिराग पासवान जी को, अब देखिए उनका अपना परिवार का मामला है, मगर समय अभी अनुकूल उनके नहीं है, हो सकता है। मेरा चिराग भाई को बस इतना ही व्यक्तिगत आप कह सकते हैं कि सुझाव है कि चिराग भाई आप संघर्ष कीजिए, और उन्होंने संघर्ष का रास्ता तो चुना ही है। उन्होंने अगर संघर्ष का रास्ता नहीं चुना होता तो एनडीए के अंदर आके आराम से वो चुनाव लड़ लिए होते। तो जिस प्रकार से, और चिराग पासवान जी को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी उस व्यक्ति के पुत्र हैं जिनका नाम रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान जी कौन थे? जब आप लोकसभा का हिस्ट्री उठा के देखेंगे, मैंने एक दिन देखा रोहित जी, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मैं बड़ा मेरी छाती चौड़ी हो गई बीइंग ए बिहारी, एक बिहारी होने की हैसियत से, कि उन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको आप बोल सकते हैं कि एकदम बहुत ज़बरदस्त शासक रहीं इंदिरा गांधी, उनके बेटा संजय गांधी को रामविलास पासवान जी ने सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि आपको जहाँ दिक्कत है तो आपको जहाँ फरियाना है तो फरिया लीजिए, चाहे चांदनी चौक या कनॉट पैलेस। तो चिराग पासवान जी आप उनके वंश से हैं, आप उनकी खून से हैं, तो संघर्ष का रास्ता आप चुनिए। और अपने कम्युनिटी को, चूँकि दलित कम्युनिटी बिहार के अंदर बहुत उपेक्षित है, आज भी राजनीति में भागीदारी दलितों को आज भी नहीं मिला है, तो उसका आवाज़ बनने का काम कीजिए और दलितों को जगाइए और उसके साथ राजनीति को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई थे, जो आपके युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। और बड़ी बात यह कि पप्पू यादव पे खुल कर कहा कि पप्पू यादव के खिलाफ साजिश की गई है, तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये कहने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव में वो नहीं है जो दिखाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी बात ये चिराग पासवान को लेकर के कि चिराग पासवान को फिलहाल संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार बस मजबूरी का नाम है, बिहार के लोगों को बदलाव के लिए साथ आना चाहिए। सहयोगी रोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन पटना।